NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिज नेट प्रो पे। NTA UGC नेट रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 1, इसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं शोध क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से दोस्तों हम फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इनमें से दोस्तों आज तक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं डिट्टो कॉपी 2019 तक, और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बेसिक रिसर्च के बारे में जानते हैं दोस्तों। रिसर्च क्या होती है, शोध क्या होती है। शोध के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं है। वास्तव में शोध एक प्रक्रिया है जिसमें पद्धतों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान याद किया जाता है। यानी कि दोस्तों शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर या फिर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं जो पहले से समाधान नहीं निकाला गया। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, पद्धति यानी कि जो सैंपल हम इकट्ठा करते हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसी के बाद में हम उसका एक अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। और जो हमारा रिजल्ट होता है दोस्तों वो हमारा विश्वसनीय रिजल्ट होता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे अप्लाई किया जा सके। ऐसा नहीं है कि वो जिसको हम केवल और केवल हम मानते हो, नहीं, उसको सभी लोगों पे वो लागू होना चाहिए, विश्वसनीय वो होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यह मानवीय ज्ञान में वृद्धि करता है, मानव जीवन को सुगम बनाता है। जो भी रिसर्च होती है दोस्तों वो हमारे मानव के जीवन को अच्छा चलाने के लिए की जाती है। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो दोस्तों इसका जो मीनिंग है रिसर्च, और रिसर्च को जो हम डिवाइड करते हैं तो री प्लस सर्च बनता है, जिसका मतलब है बार बार खोजना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज़ जिसको हम बार बार रिसर्च करते हैं, बार बार खोजते हैं, वो रिसर्च नहीं कही जा सकती। देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक प्लानिंग के तहत अच्छे तरीके से किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी समस्या का समाधान खोजना, और ऐसा समाधान खोजना जो विश्वसनीय हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसर्च कहते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अनुसंधान कार्यों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है अथवा मनुष्य की जानकारी में नहीं है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें पद्धतों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। ये चीज़ दोस्तों हमने पढ़ ली। अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिससे मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है। दोस्तों ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पहले के क्वेश्चन में आ चुका है ये पॉइंट। जो हमारी रिसर्च होती है दोस्तों वो एक सिस्टमैटिक ढंग से और प्लानिंग के तहत की जाती है, और इसके अंदर नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, तथा इसके अंदर जो हमारा साहित्य है दोस्तों, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में भी हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी समस्या का समाधान अच्छे से निकल सके। और इसके अंदर और कई चीज़ें दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। देखिए कोई भी चीज़ जिसको हम बार बार खोजे, जैसे कुत्ता है, कुत्ता भी कई चीज़ें खोजता रहता है पूरे दिन, हो सकता है वो पूरे दिन में खोज के एक रोटी ले आए, तो वो उसकी रिसर्च नहीं होगी दोस्तों। रिसर्च का असली मायने में मीनिंग यही होता है, उसको हम वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से करे तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी रिसर्च कहलाती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है, या तो उसके अंदर नया ज्ञान ऐड किया जाएगा, या फिर जो पहले से हमारे पास कोई भी चीज़ है उसको आगे बढ़ोतरी की जाएगी, उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंदर जो हम टेक्निक यूज करेंगे दोस्तों वो पहले से विश्वसनीय होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेथड हम अपनी तरफ से लगा दे तो वो हमारी रिसर्च वैलिड नहीं होगी दोस्तों। उसके अंदर जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, डेटा फाइंडिंग के तरीके जो यूज कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पहले से यूज किए हुए हो और वैध हो, तभी हमारी रिसर्च अच्छे से हो पाएगी।
शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक परिणामों की व्याख्या की जाती है, जिनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। देखिए, रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बात की जाती है, उस तरह से उनकी व्याख्या की जाती है। शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। दोस्तों, शोध जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर लिखते समय कोई भी हमसे गलती हो गई तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा रिसर्च का वो काफ़ी गलत निकल सकता है, अगर हमने बीच में कोई गलती की हुई है तो इसलिए हमें जो भी डेटा है वो सावधानी पूर्वक लिखने की काफ़ी ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधि होती है जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। यानी कि अलग अलग जो रिसर्च होते हैं दोस्तों, उसको करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शोध की विधियां, टाइप एंड मेथड ऑफ रिसर्च के क्या क्या मेथड और टाइप हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन द आउटकम के हिसाब से रिसर्च कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है। सबसे पहले दोस्तों मूलभूत अनुसंधान, और या फिर जिसको फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। ये हमारी दोस्तों सबसे पहली बेसिक रिसर्च इसे माना जाता है। ऐसा अनुसंधान जिसमें निष्कर्ष द्वारा किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों को उजागर किया जाता हो, यानी कि ऐसी रिसर्च दोस्तों जिसके अंदर किसी नियम को बनाया जाता है और या फिर जिसको नियम बनाने की कोशिश की जाती है, थ्योरी बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च कहते हैं। इसके अंदर हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करते, इसके अंदर हम थ्योरेटिकल वर्क करते हैं। जैसे कि हम मान के चले गुरुत्वाकर्षण बल हमें पता चला, तो उसको हम आगे किस तरह से यूज करेंगे वो अलग हमारी रिसर्च होगी, लेकिन जहां तक हमने उसे फाइंड आउट करने की कोशिश की है गुरुत्वाकर्षण बल की, तो वो क्या हुई, वो हमारी बेसिक रिसर्च हुई। अब हम जब उस गुरुत्वाकर्षण बल को आगे यूज करते तो वो दूसरी हमारी रिसर्च होगी, वो है दोस्तों हमारी अप्लाइड रिसर्च, प्रायोगिक शोध। देखिए, जब भी हमारे पास कोई नियम बना तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारी बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च होगी। अब उस नियम को हम आगे किसी में यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, उसके बारे में हमने पता कर लिया। अब हम इस फोर्स को एरोप्लेन उड़ाने के लिए यूज करते, उसके अंदर उसको यूज करते, उस थ्योरी को यूज करते, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक शोध या अप्लाइड रिसर्च। यानी कि उस थ्योरी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया। यानी कि सिंपल सी भाषा में इसे समझे तो किसी भी नियम या थ्योरी को लागू करने को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इस अनुसंधान के अंदर किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अंदर किन्हीं विशेष नियमों का किसी समस्या पर होने वाले प्रभाव के बारे में पता किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मेथड ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन द प्रोसेस के हिसाब से किस तरह की रिसर्च हो सकती है हमारी। सबसे पहले दोस्तों मात्रात्मक शोध, यानी कि क्वांटिटेटिव शोध। इस शोध में चरों का संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। यानी कि इस शोध के अंदर दोस्तों क्वांटिटी की बात की जाती है, जैसे कि 1000 आदमी हो गए, 100 किलो वजन हो गया, या फिर 100 मीटर कोई सड़क होगी, तो इस तरह से उसमें क्वांटिटी की बात की जाती है। उसमें जो भी हमारे रिजल्ट निकलते हैं वो संख्यात्मक या मात्रात्मक रिजल्ट निकल के आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक शोध या फिर क्वांटिटेटिव शोध कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों गुणात्मक शोध और या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इस शोध में जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है दोस्तों वो हमारा क्वालिटी बेस निकलता है। जैसे कि कोई रिसर्च हम करते हैं कि आजकल भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, तो भ्रूण हत्या पे जब हम कोई रिसर्च करते हैं उसमें फाइंड आउट ये निकल के आता है कि भ्रूण हत्या इसलिए की जाती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लड़की को पसंद नहीं करते और लड़कों को ज़्यादा पसंद करते, इसलिए हमारी भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्वालिटी की बात कर रहा है, उनके इमोशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, गुणात्मक शोध या क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पे होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव के अनुसार किस तरह की रिसर्च होती है। वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान, इसका संबंध वर्तमान से होता है
तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का सत्र निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वर्णनात्मक अनुसंधान, उसको वर्णन करना, उसको डिस्क्राइब करना उसको, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कोरिलेशन यानी कि सहसंबंधात्मक रिसर्च। इसके अंदर एक चर का दूसरे चर के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हम मान के चले कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रदूषण से क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम जब रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो वो क्या होगा, सहसंबंधात्मक रिसर्च होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यानी किसी थ्योरी आदि को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों खोजपूर्ण शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज को क्या है दोस्तों, एक्सप्लोर करना। यानी कि दोस्तों इस तरह की शोध आमतौर पर ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए की जाती है जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है या फिर जिसको अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी, यानी कि जिसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते, अच्छे से समझने की कोशिश करते किसी भी समस्या को, तो वो वहां पे क्या होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रयोगात्मक शोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसा नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि एक्सपेरिमेंट करके देखना, प्रयोग करके देखना किसी चीज के ऊपर, तो उस पे वहां पे क्या होगी दोस्तों, वहां पे होगी हमारी प्रयोगात्मक शोध या एक्सपेरिमेंटल शोध वहां पे होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन द लॉजिक के हिसाब से हमारी रिसर्च किस तरह की होती है। सबसे पहले है दोस्तों निगमन या डिडक्टिव रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, निगमन विधि में पहले नियम बना दिया जाता है, उसके बाद में उदाहरणों द्वारा नियम को पुष्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक नियम या फॉर्मूला बना दिया जाता है और फिर उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों मैथ के अंदर देखे होंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को 4 से 5 क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं और फिर हमें विश्वास होता है कि हाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो डिडक्टिव रिसर्च के अंदर यही होता है दोस्तों, सबसे पहले विधि या नियम बनाया जाता है, फॉर्मूला बनाया जाता है और उसके बाद में उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें इस विधि में सिद्धांत या परिभाषा को पहले बता दिया जाता है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। वही बात है दोस्तों मैंने आपको बताई है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। इसमें हम क्या होता है दोस्तों, सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है पहले। आगमन विधि के लिए निगमन विधि पूरक विधि है। आगमन विधि के लिए निगमन विधि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगमन विधि हम अभी करेंगे, इन दोनों विधियों के बीच कोई विरोध नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों आगमन विधि की बात करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के परीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों को लेके चलते हैं और उसके बाद में हम नियम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन निगमन में क्या था दोस्तों, निगमन विधि में पहले नियम था और फिर उसको हम समझने की कोशिश करते थे, लेकिन इसके अंदर उल्टा है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और उनको समझने के बाद में हम कोई रूल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ऊपर से सेब पड़ा, न्यूटन के सर के ऊपर सेब पड़ा, तो उन्होंने समझने की कोशिश की कि ये सेब ऊपर से क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसका रीजन क्या है, और उसके बाद में उसने एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनाए, उसके बाद में उसने नियम बनाए। तो यहाँ पे क्या होगा, आगमन विधि का यूज होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव मेथड कहेंगे रिसर्च का। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम उन चीजों पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करने के लिए हम उसको उस चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमें पहले से आती हो, जिसके बारे में हम जानते हैं। और इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। ये चीज है दोस्तों इसके अंदर। और ये दोनों
दोनों आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पहले आया हुआ है और आगे भी क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन आइडिया और कॉन्सेप्ट और आइडिया के अनुसार किस तरह की रिसर्च हो सकती है। वैचारिक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, किसी विचार या थ्योरी के बारे में रिसर्च करना क्या कहलाता है दोस्तों, हमारी वैचारिक या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहलाता है। आगे हम बात करते हैं अनुभविक शोध, इंपेरिकल रिसर्च। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं उसके अनुसार जो रिसर्च होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल रिसर्च कहते हैं। यानी कि जो भी हमने अनुभव आज तक प्राप्त किया है उसके अनुसार जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल रिसर्च कहते हैं उसको हम। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सम अदर इंपॉर्टेंट रिसर्च टाइप, ऐतिहासिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसका संबंध भूतकाल से है तथा यह भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करते हैं। यानी कि हिस्ट्री में जाके किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च दोस्तों, किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक्शन रिसर्च हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए जो रिसर्च की जाती है, तुरंत किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। और इसमें से दोस्तों आज तक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाने वाला हूं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयोग का लक्ष्य करता है वह क्या कहलाती है दोस्तों, क्रियात्मक शोध, या जिसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एक्शन रिसर्च से आज तक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि एक्शन रिसर्च से आज तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। उसका लिंक हम कोशिश करेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास वर्णनात्मक अनुसंधान या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, वर्णनात्मक अनुसंधान के अंदर जो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो विषय चल रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विश्लेषणात्मक या फिर एनालिटिकल रिसर्च। शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है। शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं व तथ्यों का अध्ययन करता है। यानी कि एनालिटिकल रिसर्च, यानी कि किसी भी चीज को एनालिसिस करना, उसको विश्लेषण करके देखना, वहां पे क्या होगा दोस्तों, हमारा विश्लेषणात्मक शोध होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सैद्धांतिक शोध या फिर थ्योरेटिकल रिसर्च। अब देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारी पहले से जो थ्योरी बनी हुई है और उपलब्ध जो डेटा है उसके अनुसार पे जो रिसर्च की जाती है, जो थ्योरी बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों नैदानिक शोध या फिर डायग्नोस्टिक या फिर क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। इसका उद्देश्य व्यवहारिक संसार का वर्णन करना, उसको समझना और उसके जो अलग अलग पहलू है उन पे प्रकाश डालना। जैसे कि देखिए डायग्नोस्टिक, नैदानिक, यानी कि किसी चीज का उपचार करना, तो वहां पे क्या होगा, हमारा नैदानिक रिसर्च होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, समस्या का पता लगाने के लिए उससे रिलेटेड सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि किसी गांव में बीमारी फैल गई है तो वहां के लोगों से संबंधित वातावरण, अस्पताल, उनके रहन सहन इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना और उसको समझना क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च या फिर नैदानिक रिसर्च कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है पश्चोन्मुखी या फिर कार्योत्तर अनुसंधान, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमने हिंदी इंग्लिश के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इस तरह की शोध में एक स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक स्वतंत्र चर होता है, उसका आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि
ऐसी घटना जो पास्ट के अंदर घटित हो चुकी है उसको समझने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। इसे आप उससे रिलेट करके चल सकते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेट करके चल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर। यानी कि इसके अंदर हम ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी सुनामी आने से क्या क्या जीवन पे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करते हैं। अब देखिए सुनामी है, सुनामी को हम रोक नहीं सकते, तो ये क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और इससे सुनामी आने से क्या क्या हो गया, हमारा क्या है कि जो कृषि है वो प्रभावित होगी, हमारे मकान है वो टूट गए और बीमारियां फैल गई। ये सारे क्या, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है सुनामी के ऊपर, और सुनामी क्या होगी, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। और इसके अंदर जो पहले घटना घट चुकी है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो ये चीज है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखना, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हैं वो हम आगे आपको करवाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है अनुधैर्य अनुसंधान या लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। अब देखिए यह एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम एक काफी लंबे समय से रिसर्च करते हुए आ रहे हैं उसको, किसी चीज को, अब जैसे यही हम बात करते हैं, भ्रूण हत्या की बात करते हैं कि सन 1970 के अंदर कितनी भ्रूण हत्या होती थी, फिर 5 साल कितनी, फिर 5 साल बाद कितनी, फिर 5 साल बाद कितना चेंजेस आया। यानी कि किसी इवेंट के बारे में टाइम टू टाइम एक पीरियड के अनुसार डेटा इकट्ठा करना और उसको रिसर्च करना, वो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहलाता है। यह दोस्तों क्या होती है, यह एक निश्चित टाइम पीरियड के अनुसार इसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि हम बाल विवाह के ऊपर भी बात कर सकते हैं, का आज से 30-40 साल पहले ज़्यादा बाल विवाह होते थे, लेकिन आज के टाइम में बाल विवाह बहुत कम होते हैं। तो इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं और क्यों बदलाव आए हैं, एक टाइम फ्रेम के अनुसार इसको रिसर्च करने की कोशिश करें तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च इसको हम कहेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कैजुअल रिसर्च या फिर कारण प्रभाव रिसर्च। इस तरह की रिसर्च में हम किसी एक चर के कारण दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। जैसे बच्चे को अगर हम पीने के लिए दवाई देते हैं तो उसका बुखार कम हो जाता है, यानी कि दवाई देने से क्या इफेक्ट पड़ता है उसको जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है, यानी कि कारण जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कारण प्रभाव या कैजुअल रिसर्च कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेंस रिसर्च। सेंस रिसर्च के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम हर एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, हर एक आदमी की, हर एक सैंपल को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आमतौर पे रिसर्च में क्या होता है दोस्तों, अगर 1000 व्यक्तियों पे रिसर्च करनी है तो हम 1000 व्यक्तियों का डेटा इकट्ठा नहीं करते, उसमें हम सैंपल लेते हैं, हर 20 व्यक्तियों पे एक व्यक्ति का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन सेंस रिसर्च के अंदर क्या होता है, हर एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा की जाती है। जैसे कि हम जनगणना की बात करें, जनगणना के अंदर क्या है दोस्तों, हर एक व्यक्ति की हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंस रिसर्च कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों केस स्टडी। अब देखिए जैसा नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम किसी एक व्यक्ति को लेके या फिर किसी एक स्पेशल जगह को लेके या किसी एक स्पेशल इवेंट को लेके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना, उसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास इथेनोग्राफिक रिसर्च, ये हमारे अभी इसमें से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन आए हैं अभी इसमें से। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इट इज ए क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, ये क्वालिटेटिव मेथड है वेयर रिसर्चर ऑब्जर्वर और इंटरेक्ट विद स्टडीज पार्टिसिपेंट इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम जो भी जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी रियल लाइफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उसकी रियल लाइफ सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और ये हमारी किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये हमारी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर वही है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या इवेंट के रियल लाइफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिज नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स।